मित्रों नमस्कार। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा कॉलेज लेक्चर के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया उसके संदर्भ में आज अपन बात करेंगे। सबसे पहले आपको कॉर्नर पर दिखाई दे रहा है विस्तृत विज्ञापन। ठीक है, 2 नवंबर का ये विस्तृत विज्ञापन आपको दिखाई दे रहा है, देख लीजिए। ठीक है, और सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कॉलेज लेक्चर के लिए बहुत अच्छे पद आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। यहाँ देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कुल यदि पदों की हम बात करें तो 918 पद कॉलेज लेक्चर के लिए विज्ञप्ति में जारी किए गए हैं। ये मान के चलता हूँ कि दीपावली के लिए सभी शिक्षार्थियों के लिए मतलब निश्चित रूप से ये तोहफा है। ऐसे शिक्षार्थियों के लिए, ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो वर्षों से तैयारी कर रहे थे, कॉलेज लेक्चर बनने का सपना है, नेट स्लेट करके बैठे हुए हैं, पीएचडी करके जो लोग बैठे हुए हैं और अवसर नहीं मिल पा रहा उनको, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर ये है, ऐसा मैं मानता हूँ। भली भांति आप जानते हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं। देखिए सब्जेक्ट कॉर्नर पर आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छे पद है। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे पद हैं। आप देखिए बोटनी में 33, केमिस्ट्री 40, मैथ 34, 4 नंबर पे देखिए फिजिक्स 35, जूलॉजी 30, एबीएसटी 82, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 127। बहुत अच्छे पद हैं। ऐसे पद बहुत कम निकलते हैं। लगता है कुछ शिक्षार्थियों को कि भाई ये बहुत कम पद हैं, लेकिन कॉलेज लेक्चरर जैसी भर्ती के लिए पद जो है वो कम नहीं होते। 8 नंबर पर देखिए EAFM 56। ठीक है, 9 नंबर पर देखिए टेक्सटाइल 1 पद जो है। उसके बाद में जियोलॉजी 8 पद, लॉ 8, ड्राइंग एंड पेंटिंग 10, इकोनॉमिक्स 47, इंग्लिश 55, ज्योग्राफी 48, हिंदी 66, हिस्ट्री 50, साइकोलॉजी 42, म्यूजिक वोकल के लिए 3 सीटें, फिलोसफी 2, पॉलिटी 57, पब्लिक एड 6, संस्कृत 39। ऐसी वैकेंसी बहुत कम निकलती है। मैंने कहा कई दिनों की तपस्या के बाद मतलब इस तरह के पद हमें दिखाई देते हैं। संस्कृत 39 देखिए, संस्कृत में विशेष रूप से मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट रहा है संस्कृत ये वर्षों से। उर्दू 5, होम साइंस 5। होम साइंस में अलग अलग कैटेगरियों के दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एजुकेशन एक्सटेंशन में 8 पद हैं, होम साइंस में भी होम मैनेजमेंट में 7 पद हैं, फिर ये चाइल्ड डेवलपमेंट में 5 पद हैं, होम साइंस में क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल में 6 सीटें हैं मतलब। ठीक है, एग्रीकल्चर का 1 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, पंजाबी के 2। यानी ओवरऑल हम बात करें कुल पदों की, यदि हम बात करें तो 918 पद आपको दिखाई दे रहे हैं। और आपकी कैटेगरी के हिसाब से फिर ये अलग अलग पद जो है इनका आरक्षण के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो पहले हमने सब्जेक्ट की चर्चा की। निश्चित रूप से सब्जेक्ट काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, और मतलब अच्छे जो हैं पद हैं इसमें निश्चित रूप से आपको दिखाई दे रहे हैं। संख्या की दृष्टि से मैं बात कर रहा हूँ, अच्छे से मेरा तात्पर्य संख्या की दृष्टि से है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई कम पद हैं कि बहुत लोग बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो 1 सीट चाहिए और वो 1 हमारे लिए रिजर्व है, ऐसा आप मान करके चलें, क्योंकि आप वर्षों से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्म भरने वाले बहुत लोग होते हैं, अप्लाई करने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो दृढ़ संकल्प करके चलता है ना कि भाई मुझे तो बस ये सीट चाहिए अब की बार में, ऐसे निकालने वाले लोग बहुत कम होते हैं और आप लोग उन्हीं में से एक हो। इसीलिए मतलब आप लोग बड़े गौर से इन चीज़ों को देखते हैं, इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, इन चीज़ों को पढ़ते हैं। बाकी जो नॉर्मल चीज़ें हैं मैं मोटी मोटी 2-3 बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आप भली भांति जानते हैं। ठीक है, क्योंकि इस लेवल पर जो बच्चा पहुंचता है, जो शिक्षार्थी इस लेवल पे आता है, वो सारी की सारी चीज़ों को, रूल रेगुलेशन को ऑलरेडी भली भांति पहले से जान चुका होता है। लेकिन फिर भी कुछ गृहिणियाँ होती हैं, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा इन रूल रेगुलेशन के बारे में नहीं जानती। खास तौर से उनके लिए मैं ये अपनी बात शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पर सबसे पहले उनको देखना होता है कि निश्चित रूप से आप ये जो क्राइटेरिया है योग्यता का क्राइटेरिया, आप इसमें आते हैं या नहीं आते। जैसे कुल मिलाकर के 55% आपके पीजे में नंबर होने चाहिए। आपके अकॉर्डिंग जो आरक्षण के अकॉर्डिंग जो छूट मिलती है वो एक अलग विषय है। ठीक है, ये आपको सबसे खास बात से ध्यान रखना होता है। तो ये आप लोग ऑलरेडी होंगे इस चीज़ के लिए, मुझे अच्छी तरह से विश्वास है, पूर्ण रूप से विश्वास है। कैटेगरी के हिसाब से फिर आप कम ज़्यादा आपकी जो परसेंटेज होती है वो एक अलग विषय होता है। जो मिनिमम इसकी योग्यता होती है वो नेट या स्लेट होता है, आप जानते हैं, यूजीसी के द्वारा नेट या फिर सीएसआईआर के द्वारा। ठीक है, नेट या फिर स्टेट लेवल का जो सेट आदि जिसे हम बोलते हैं, अलग अलग राज्यों में पहले स्लेट होता था, आजकल उसको हम स्लेट के नाम से, सेट के नाम से जानते हैं। ये इसकी योग्यता होती है। और यदि ऑलरेडी आप पीएचडी कर चुके हैं, ठीक है, 2009 के रूल रेगुलेशन के आधार पर, जिसमें भली भांति आप जानते हैं, आपने जगह जगह देखा होगा, क्योंकि आजकल तो ये इतना प्रचार हो चुका है सोशल मीडिया के माध्यम से कि लगभग रूल रेगुलेशन के बारे में हमें अच्छी तरह से पता होता है। तो यही बात हम यहाँ पर बता रहे हैं। जो भी 2009 और 2018 के जो नए मानदंड उनके आधार पर पीएचडी की डिग्री होती है, जिसमें मुख्य रूप से जो होता है कि भाई
दो बाहर के लोगों के द्वारा आपकी जो मतलब थीसिस वगैरह हो वो चेक होने के लिए जाती है। ओपन आपका वाइवा होता है, ठीक है। अब मौखिक परीक्षा जो आपकी होती है वो ये नियम हैं सारे के सारे आपने देख रखे होंगे। और जो दो आपके जो शोध पत्र होते हैं वो भी प्रकाशित होने चाहिए। इस तरह की जो सारी की सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से, भली बात ही जानते हैं। मोटी मोटी बातें मैं आपको बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ। और सबसे खास बात ये देखिए, नोट में सबसे खास बात ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है ऑल इंडिया के शिक्षार्थियों के लिए, ऑल इंडिया के साथियों के लिए जो नेट स्लेट क्लियर किए हुए हैं या जिन्होंने बहुत पहले भी क्लियर कर लिया था। नंबर 1 पे देखिए, राजस्थान लोक सेवा की राज्य स्तरीय परीक्षा नेट सेट उत्तीर्ण मान्य है। ये तो सिंपल सी नॉर्मल सी चीज़ है, भाई स्टेट में हो रहा है तो स्टेट का तो मान्य होगा ही। लेकिन 2 नंबर पर देखिए, 1 जून 2002 से पूर्व किसी भी प्रदेश से स्लेट या सेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र होगा। मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 1 जून 2002 से पहले यदि ऑल इंडिया में कहीं से भी उसने किसी भी स्टेट से सेट या स्लेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है अभ्यर्थी ने, तो वो भी मान्य होगा। बाकी ऐसा होता नहीं है भाई, नेट तो ऑल इंडिया की परीक्षा है, ये तो होना ही है ये तो, लेकिन स्लेट वाला तो लगभग स्टेट में ही मान्य होता है। लेकिन 1 जून 2002 से पहले अगर आपने कहीं से भी किया है ऑल इंडिया में, तो फिर निश्चित रूप से वो मान्य होगा। तो ये ऑल इंडिया के शिक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है, मैं ये मान के चलता हूँ। और 1 जून 2000 बाद के बाद वाली जो स्थिति है उसमें तो स्टेट लेवल वाली जो बात है उसी को यहाँ पर कही गई है, दोहराई गई, ठीक है। पे स्केल की बात करते हैं तो आप जानते हैं भली भांति जो भी है AGP 6000 अपने आप में बहुत बड़ी होती है। यदि सैलरी की हम बात करें तो कॉलेज लेक्चरर वैसे ही बहुत बड़ी पोस्ट है, आप जानते हैं इस चीज़ के लिए। आयु सीमा न्यूनतम 21 और अधिकतम 40। बाकी आपके रिजर्वेशन के आधार पर आपको कितनी छूट मिलती है इसके बारे में आप भली भांति ऑलरेडी परिचित हैं, ठीक है। मोटी मोटी बातें मैं बता रहा हूँ कि मैं उन लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा डीपली इन विषयों को नहीं जानते हैं। उपलब्धियां उनके पास है, नेट स्लेट भी उन्होंने कर रखा है, खासतौर से महिलाओं की, गृहिणियों की बात कर रहा हूँ। लेकिन वो इन रूल रेगुलेशन को कोई समझा देता है तो ठीक ढंग से उनकी तैयारी कर लेते हैं, अन्यथा नहीं। क्योंकि मैं पिछले 29 वर्षों से हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। न जाने कहाँ कहाँ से शिक्षार्थी पढ़ने के लिए आते हैं और फिर उनको पता चलता है कि भाई ये चीज़ तो हमारे पास है ही नहीं। मैंने कहा कि आज के टाइम में जो है स्मार्टनेस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेट स्लेट तो आप करके बैठ जाते हैं, लेकिन जब आप परीक्षा उत्तीर्ण भी कर लेते हैं तो पता चलता है कि जो योग्यता होनी चाहिए थी उसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं हमने, ठीक है। तो ये चीज़ हमने तैयार कर ली, रिसर्च पेपर हमने तैयार कर लिए, लेकिन रिसर्च पेपर कहाँ पब्लिश होने चाहिए थे, किस लेवल में होने चाहिए थे, कौन से मतलब किस तरह का जो आर्टिकल है, ठीक है, वो केयर की लिस्ट में होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। कहीं भी आपने किसी भी मैगजीन में उसका पब्लिकेशन करवा लिया, तो ये चीज़ें बहुत चीज़ें हैं जो आगे चल के काम आती हैं। और मैं ये कहूँगा कि जब तक ये चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है, वो फिल्म की पूरी स्टोरी जब समझ में आती है ना, तब तक पर्दा गिर जाता है, ठीक है ना। मतलब या तो एज निकल जाती है या कोई और कारण हो जाता है, कोई भी कारण हो सकता है इसके साथ में, आप जानते हैं सामाजिक बंधनों के। तो पहले से इन सारी चीज़ों के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ, ठीक है। तो अब ये जो बहुत महत्वपूर्ण बातें थी जो कुछ वो मैंने बता दी। बाकी आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से देख लीजिए एक बार, आपके बारे में पता है, आपके रूल रेगुलेशन के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण बात आवेदन की दिनांक की, 9 नवंबर 2020 से लेकर के 8 दिसंबर 2020 रात्रि 12 बजे तक, मतलब 8 दिसंबर जो है वो इसकी लास्ट डेट रखी गई है। आपके पास लगभग 1 महीने का समय है, ठीक है। उसमें आप अच्छी तरह से देख लीजिए, जो भी आपके पास क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को आप फॉलो करते कीजिए। और उसके बाद यदि आपको लगता है कि हाँ पात्रता के लिए हम पूर्ण रूप से योग्य हैं, तो फिर निश्चित रूप से इसका एप्लीकेशन को मतलब डालिए। इसका आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भी है उनके रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, नियमों का आपको पालन करना है। पेपर के बारे में आप भली भांति जानते हैं, 75 के 2 जो पेपर आपके हैं, और उसके बाद में आपका जनरल पेपर कॉमन 50, फिर आपका 200 नंबर का पेपर हो गया, और इंटरव्यू आपका 24 नंबर का। जो भी अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रावधान है कि भाई जैसे 100 पर आप 12 से अधिक नहीं रख सकते, उसी आधार पर ये 24 नंबर का आपका इंटरव्यू है, ठीक है। बाकी जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये आप इसमें दी गई हैं, अच्छी तरह से आप इसको एक बार देख लीजिए, जो भी क्राइटेरिया उसको पढ़िए। और यदि आप हिंदी या संस्कृत विषय को लेकर के कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, जहाँ तक संभव हो सकेगा। अपनी बात पर जोर दे करके, पुनः अपनी बात पर बल देकर दोहरा रहा हूँ, जहाँ तक संभव हो सकेगा हम आप लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे और अपने 29 वर्षों के हायर एजुकेशन के अनुभव को आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। किसी भी मामले में, चाहे वो थीसिस की बात रही हो, चाहे वो PhD की बात रही हो, नेट स्लेट की बात रही हो, या फिर आपके रिसर्च पेपर पब्लिकेशन की बात रही हो, ठीक है। निश्चित रूप से आपके साथ सारी की सारी आपकी जो समस्याएँ या क्यूरीज होंगी उनका समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। मित्रों, एक बार पुनः आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, खासतौर से इस नई भर्ती के लिए, ठीक है। पुनः एक बार आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हृदय से स्वागत। मेरे साथ जुड़ने के लिए शुभकामनाएं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।